नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम साइंस का MCQ क्वेश्चंस देखेंगे विथ डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हल्दी में पीला रंग का कारण होता है तो कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुकुरमीन। इसका आंसर हो जाएगा कुरकुमीन। इसका आंसर हो जाएगा कुरकुमीन। हल्दी में पीला रंग का कारण होता है तो इसका आंसर हो जाएगा कुरकुमीन। अब हम इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। प्याज का लाल रंग जो होता है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग जो होता है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। और लहसुन का में गंध जो होता है वो एलाइसिन के कारण होता है। लहसुन में जो गंध होता है वो एलाइसिन के कारण होता है। वो किसके कारण होता है? तो एलाइसिन के कारण होता है। और मूली में तीखापन जो होता है वो आइसोसाइनेट के कारण होता है। मूली में तीखापन जो होता है वो आइसोसाइनेट के कारण होता है। आइसोसाइनेट के कारण होता है मूली में तीखापन। और मिर्च में चटपटाहट जो होता है और कैप्सेसिन के कारण होता है। मिर्च में चटपटाहट जो होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। खीरे में जो कड़वाहट होता है वो कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। और करेले में कड़वाहट मेमोडर्कोसाइट के कारण होता है। करेले में जो कड़वाहट होता है वो किसके कारण होता है? तो मेमोडिर्कोसाइट के कारण होता है। डिर्कोसाइट के कारण होता है। मेमोडिर्कोसाइट के कारण होता है। और गाजर में नारंगी रंग जो होता है और कैरोटीन के कारण होता है। गाजर में नारंगी रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये कैरोटीन के कारण होता है। नारंगी में रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटी के कारण होता है। नारंगी का रंग कैरोटी के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग जो होता है वो कुरकुमीन के कारण होता है। अभी हम देखे हैं ये किसके कारण होता है? तो कुरकुमीन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? कैप्सेंथीन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? मिर्च में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो कैप्सेथीन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग कैप्सेथीन के कारण होता है। और टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन का कारण होता है। टमाटर का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है टमाटर का लाल रंग। आलू में कंदों का हरापन जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये सिलोनीन के कारण होता है। हल्दी आलू में कंदों का जो हरापन होता है वो सिलोनीन के कारण होता है। वो किसके कारण होता है? सोलिनीन के कारण होता है। नेक्स्ट है आंवला में कसैलापन जो होता है वो किसके कारण होता है? आंवला में जो कसैलापन होता है ये किसके कारण होता है? तो ये टाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये टैनिन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? प्याज का लाल रंग जो होता है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। और प्याज में गंध एलाइन के कारण होता है। प्याज में जो गंध होता है वो किसके कारण होता है? तो ये एलाइल के कारण होता है। प्याज में जो गंध होता है तो वो किसके कारण होता है? एलाइल के कारण होता है। प्याज में गंध होता है तो किसके कारण होता है? एलाइल के कारण होता है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है तो ये कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल होता है तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट, जल में प्रकाश की चाल जो होता है, जल में प्रकाश की चाल जो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? जल में प्रकाश की चाल जो होता है तो वो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल होता है तो कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है कांच में प्रकाश की चाल। और नायलॉन में प्रकाश की चाल जो होता है, नायलॉन में जो प्रकाश की चाल होता है वो कितना होता है? 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नायलॉन में प्रकाश की चाल होता है तो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल होता है तो ये होता है 2 × 10⁸ मीटर, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जल में प्रकाश की चाल होता है तो ये कितना होता है? तो 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर 30 से 40 डेसिबल। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 30 से 40 डेसिबल होती है। तो साधारण बातचीत जो होता है वो कितना होता है? 30 से 40 डेसिबल होता है साधारण बातचीत। और जोर से जो बातचीत करते हैं तो उसमें कितना होता है? उससे होता है 50 से 60 डेसिबल होता है, उसमें होता है 50 से 60 डेसिबल। और फुसफुसाहट से जो बातचीत करते हैं, फुसफुसाहट से जो बातचीत करते हैं तो उसमें होता है 15 से 20 डेसिबल, उसमें होता है 15 से 20 डेसिबल फुसफुसाहट से। भीड़ में ट्रैफिक जो होता है उसका जो डेसिबल होता है तो उसका होता है 70 डेसिबल होता है, उसका होता है 70 डेसिबल। जेट विमान में जो होता है, जेट विमान से जो शोर होता है वो होता है कितना? 140 से 150 डेसिबल होता है, वो होता है 140 से 150 डेसिबल। और सायरन से जो बातचीत हो, सायरन से जो आवाज़ आता है, सायरन में जो आवाज़ आता है उसका जो होता है साउंड वो होता है 110 से 120 डेसिबल, उसका होता है 110 से 120 डेसिबल। और सूक्ष्म तरंगे का जो होता है शोर, सूक्ष्म तरंगे से जो शोर होता है वो होता है 6 × 10⁶ डेसिबल से 3 × 10⁹ डेसिबल। ये होता है सूक्ष्म तरंगों से शोर। तो हम समझ गए साधारण बातचीत की तीव्रता से जो डेसिबल में कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 30 से 40 डेसिबल। साधारण बातचीत से 30 से 40 डेसिबल होता है। जोर से बातचीत से 50 से 60 डेसिबल शोर होता है। और फुसफुसाहट में जो आवाज़ निकलती है उससे जो शोर होता है वो 15 से 20 डेसिबल होता है। भीड़ में ट्रैफिक में जो आवाज़ आती है वो होता है 70 डेसिबल। और जेट विमान में जो होता है वो होता है 140 से 150 डेसिबल। और सायरन में जो बातचीत होता है, सायरन से जो आवाज़ आता है उसमें होता है 110 से 120 डेसिबल। और मिसाइल से जो आवाज़ निकलता है उसमें होता है 180 डेसिबल होता है। और सूक्ष्म तरंगे में जो होता है 6 × 10⁶ डेसिबल से 3 × 10⁹ डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और ये वीडियो बहुत ही मेहनत से आपके लिए
चुन के ये लाया गया क्वेश्चन है, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन से आपको 10 से 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन कराया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भ्रूणकोश हो जाएगा। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रूणकोश। इसका आंसर हो जाएगा भ्रूणकोश। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो टमाटर में जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है फलवित्ती और बीजांडसन, हम दोनों खाते हैं। टमाटर में जो हम खाते हैं वो फल भित्ति और खाते हैं, और बीजांडसन भी खाते हैं। बीजांडसन भी खाते हैं। टमाटर में जो खाते हैं वो फल भित्ति और बीजांडसन खाते हैं। तरबूज में जो खाते हैं वो मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति खाते हैं। तरबूज में मध्य फल भित्ति और अंतः भित्ति खाते हैं। नाशपाती में गुद्देदार पुष्पासन खाते हैं। नाशपाती में जो खाते हैं हम क्या खाते हैं? गुद्देदार पुष्पासन खाते हैं। और कटहल में जो खाते हैं सहपत्र खाते हैं, परिदल खाते हैं तथा बीज खाते हैं। कटहल का जो पार्ट हम खाते हैं वो सहदल पत्र खाते हैं और परिदल खाते हैं तथा बीज खाते हैं। बेर और जामुन में खाते हैं हम क्या चीज़? तो फलभित्ति और गुद्देदार, ये दोनों बेर और जामुन में हम खाते हैं। तो क्या क्या चीज़ खाते हैं? फर्स्ट नंबर है टमाटर में फल भित्ति और बीजांडसन खाते हैं। तरबूज में मध्य और अंतः फल भित्ति खाते हैं। तरबूज में मध्य और अंतः फल भित्ति खाते हैं। नाशपाती में गुद्देदार पुष्पासन खाते हैं। नाशपाती में गुद्देदार पुष्पासन और कटहल में सहपत्र, परिदल तथा बीज खाते हैं। कटहल में सहपत्र, परिदल तथा बीज खाते हैं। और बेर और जामुन में फल भित्ति और गुद्देदार भाग खाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में है, बेल में जो खाते हैं और भीतरी बीजांडसन खाते हैं। बेल में जो खाते हैं बेल एक तरह का फल होता है, उसका जो खाते हैं बीजांडसन खाते हैं। सेब में गुद्देदार पुष्पासन खाते हैं। सेब में जो होता है वो हम खाते हैं गुद्देदार पुष्पासन। अंगूर में जो खाते हैं हम रसीले बीज खाते हैं। अंगूर में खाते हैं फलभित्ति और बीजांडसन। अंगूर में खाते हैं फलभित्ति और बीजांडसन खाते हैं। अंगूर में हम खाते हैं क्या चीज़? तो फलभित्ति और बीजांडसन। अनार में खाते हैं रसीले बीज। अनार में जो खाते हैं तो उसका हम खाते हैं रसीले बीज खाते हैं। काजू में खाते हैं बीजपत्र तथा पुष्पासन। काजू में खाते हैं क्या चीज़? तो बीजपत्र और पुष्पासन। क्या खाते हैं? बीज, पत्र और पुष्पासन खाते हैं। बैगन में खाते हैं फलभित्ति तथा बीजांडसन। बैगन में खाते हैं फलभित्ति तथा बीजांडसन खाते हैं। और लीची में जो खाते हैं वो क्या खाते हैं? एरील खाते हैं। लीची में एरील खाते हैं। मटर और का दाल जो होता है उसमें खाते हैं बीजपत्र। मटर दाल में जो खाते हैं उसमें खाते हैं हम बीजपत्र। भिंडी में जो खाते हैं समूचा फल खाया जाता है भिंडी का। भिंडी में जो खाते हैं भिंडी में समूचा फल खाया जाता है। समूचा फल खाया जाता है भिंडी में। और सहतूत में जो खाया जाता है रसीले परिदल पुंज खाया जाता है। सहतूत में जो खाया जाता है वो रसीले परिदल पुंज खाया जाता है। रसीले परिदल पुंज खाया जाता है। शरीफा में खाया जाता है मांसल तथा गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है। शरीफा में खाया जाता है मांसल तथा गुद्देदार पुष्पासन। इमली में खाया जाता है मध्य फलभित्ति। इमली में जो खाया जाता है वो खाया जाता है मध्य फलभित्ति। मध्य फलभित्ति खाया जाता है। इमली में खाया जाता है मध्य फलभित्ति। और मूंगफली में खाया जाता है बीज। मूंगफली में खाया जाता है तो बीज खाया जाता है।
मूंगफली में क्या खाया जाता है? बीज खाया जाता है। अमरूद में खाया जाता है फल भित्ति तथा पुष्पासन। अमरूद में खाया जाता है, अमरूद में खाया जाता है क्या चीज़? तो फल भित्ति तथा पुष्पासन खाया जाता है। आम में खाया जाता है मध्य भित्ति। आम में खाया जाता है क्या चीज़? तो मध्य भित्ति खाया जाता है। मध्य भित्ति खाया जाता है। आम में खाया जाता है तो मध्य भित्ति। केला में खाया जाता है मध्य तथा अंतः भित्ति खाया जाता है। केला में खाया जाता है क्या चीज़? तो मध्य तथा अंतः भित्ति खाया जाता है। नींबू में खाया जाता है रसीले रोम। नींबू में खाया जाता है, नींबू में जो खाया जाता है वो रसीले 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 रोम खाया जाता है नींबू में। और सिंघाड़ा में खाया जाता है बीज पत्र। सिंघाड़ा में खाया जाता है क्या चीज़? तो बीज पत्र खाया जाता है सिंघाड़ा में। सिंघाड़ा में खाया जाता है बीज पत्र। धनिया में खाया जाता है क्या चीज़? तो पुष्पासन, पुष्पासन खाया जाता है। धनिया में खाया जाता है पुष्पासन एवं बीज खाया जाता है। धनिया में खाया जाता है पुष्पासन एवं बीज। गेहूं में खाया जाता है भ्रूणपोष। गेहूं में खाया जाता है क्या चीज़? तो भ्रूणपोष। गेहूं में खाया जाता है भ्रूणपोष। पपीता में खाया जाता है मध्य फलवृत्ति। तो पपीता में खाया जाता है मध्य फलवृत्ति। फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टमाटर का जो खाया जाने वाला भाग है वो फलवृत्ति एवं बीजांडसन होता है। तरबूज का खाने वाला भाग मध्य और अंतः फलवृत्ति है। तरबूज का खाने वाला भाग मध्य और अंतः फलवृत्ति। नाशपाती का खाने वाला भाग गुद्देदार पुष्पासन होता है। गुद्देदार पुष्पासन होता है। कटहल का खाने वाला भाग सहपत्र और परिदल पुंज खाया जाता है। और बेर और जामुन का खाया जाता है तो फलभित्ति और गुदेदार भाग खाया जाता है। बेल का खाया जाता है भीतरी बीजांडसन। और सेब का खाया जाता है गुदेदार पुष्पासन। और अंगूर का खाया जाता है रसीले बीजपत्र। अंगूर का खाया जाता है रसीले बीजपत्र। काजू का खाया जाता है बीजपत्र तथा पुष्पासन। बैगन का खाया जाता है फलभित्ति तथा बीजांडसन खाया जाता है। और लीची का खाया जाता है एरील खाया जाता है लीची का। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मटर का खाया जाने वाला भाग है बीजपत्र। भिंडी का खाया जाने वाला भाग है समूचा फल भित्ति। समूचा फल भिंडी को खाया जाता है। और सहतूत को खाने वाला भाग जो होता है रसीले परिदल पुंज खाया जाता है। सहतूत को जो खाया जाता है तो वो रसीले तथा गुदेदार पुष्पासन खाया जाता है। शरीफा का खाया जाता है मांसल तथा गुदेदार पुष्पासन। इमली का खाया जाता है मध्यफलवृत्ति। इमली का खाया जाता है मध्यफलवृत्ति। और मूंगफली का खाया जाता है बीज। मूंगफली का जो खाया जाता है वो खाया जाता है बीज खाया जाता है। मूंगफली का बीज खाया जाता है। अमरूद का खाया जाता है फलवृत्ति तथा पुष्पासन। आम का खाया जाता है मध्य भित्ति आम का खाया जाता है। केला का खाया जाता है अंतः तथा मध्य भित्ति खाया जाता है। मध्य और अंतः भित्ति खाया जाता है। नींबू का खाया जाता है रसीले रोम। और सिंघाड़ा का खाया जाता है बीजपत्र। धनिया का खाया जाता है पुष्पासन एवं बीज। धनिया पुष्पासन एवं बीज खाया जाता है। गेहूं का खाया जाने वाला भाग भ्रूणपोष। पपीता का खाया जाने वाला भाग मध्य फलवृत्ति होता है। थैंक यू। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग होता है कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वो कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम हाइड्रोजन में जो ध्वनि का वेग जो होता है वो कितना होता है? 1269 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये होता है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में जो ध्वनि का वेग होता है वो होता है 1269 मीटर पर सेकंड होता है। जल में जो ध्वनि का वेग होता है वो 1483 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये होता है जल में 1483 मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में जो वेग होता है वो होता है ध्वनि का वेग 1483 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि का वेग 1483 मीटर प्रति सेकंड होता है। और समुद्री जल में जो होता है
समुद्री जल में जो वेग होता है वो होता है 1533 मीटर प्रति सेकंड होता है। वो ये होता है 1533 मीटर प्रति सेकंड। समुद्री जल में जो वेग होता है, ध्वनि का वेग होता है 1533 मीटर प्रति सेकंड। और पारा में जो ध्वनि का वेग होता है वो होता है, पारा में ध्वनि का वेग होता है 1450 मीटर प्रति सेकंड। पारा में ध्वनि का वेग होता है 1450 मीटर प्रति सेकंड। और कांच में ध्वनि का वेग होता है 5640 मीटर प्रति सेकंड। 5640 मीटर प्रति सेकंड। कांच में जो वेग होता है 5640 मीटर प्रति सेकंड। और लोहा में जो वेग होता है वो होता है, लोहा में 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। लोहा में ध्वनि का वेग होता है 5130 मीटर प्रति सेकंड। फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग होता है तो कितना होता है 1269 मीटर प्रति सेकंड होता है। हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग 1269 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि का वेग जो होता है कितना होता है 1483 मीटर प्रति सेकंड। ये जल में ध्वनि का वेग। और समुद्री जल में ध्वनि का वेग होता है 1533 मीटर प्रति सेकंड। समुद्री जल में ध्वनि का वेग 1533 मीटर प्रति सेकंड। और पारा में ध्वनि का वेग जो होता है 1450 मीटर प्रति सेकंड होता है। पारा में ध्वनि का वेग होता है 1450 मीटर प्रति सेकंड। और कांच में जो ध्वनि का वेग होता है 5640 मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में ध्वनि का वेग होता है 5640 मीटर प्रति सेकंड। और लोहा में ध्वनि का वेग होता है 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। लोहा में ध्वनि का वेग होता है 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1.33 होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 1.33 होता है। क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक होता है, क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.52 होता है। और हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक वाला वस्तु यही है हीरा। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42 होता है। और फ्लिंट कांच का होता है अपवर्तनांक 1.65 होता है। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक जो होता है 1.65 होता है। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। पानी का अपवर्तनांक जो होता है वो कितना होता है 1.33 होता है। फ्रेंड्स आप हमारे साथ लिखते भी चलें, इसके नोट्स भी बनाते चलें, और जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा रिवीजन होता रहेगा। तो क्राउन कांच का जो होता है वो 1.52 होता है। और हीरा का जो होता है वो 2.42 होता है। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। और हीरा जो है चमकता है वो किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। हीरा का जो आकार होता है वो चतुष्फलकीय आकार होता है। हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरा किसका अपरूप है, हीरा कार्बन का ही अपरूप है। हीरा में जो है हीरा कार्बन का अपरूप है। और ये इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। और फ्लिंट कांच का जो होता है 1.65 होता है फ्लिंट कांच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन मैंने अभी गलत टाइप हो गया है, तो मैं इसका आपको आंसर बता दे रहा हूँ। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो इसका आंसर आपको हम बता दे रहा हूँ, रेशम उत्पादन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, तो रेशम उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन से, इसका ऑप्शन गलत हो चुका है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसे सुधार लेंगे। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम उत्पादन। इसका आंसर हो जाएगा रेशम उत्पादन। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम उत्पादन से संबंधित है। बीटी कल्चर जो है ये किससे संबंधित है, तो ये अंगूर से संबंधित है। ये बीटी कल्चर किससे संबंधित है, तो अंगूर उत्पादन से संबंधित है। पीसी कल्चर किससे संबंधित है, तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है।
पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य पालन और मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और सेरी कल्चर जो है ये रेशम कीट पालन से संबंधित है। सेरी कल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से संबंधित अध्ययन का हम सेरी कल्चर कहते हैं। हार्टिकल्चर क्या होता है? तो फूलों, फलों एवं सब्जियों का उत्पादन होता है, जिसको हम हार्टिकल्चर कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर कहते हैं। हर्टी हौ से हरा होता है, हरा भरा फूल होता है, फल होता है, और सब्जियों जो होता है ये हरा भरा होता है, इसलिए हम हार्टिकल्चर उसको बोलते हैं। हार्टी हरा होता है, इससे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो हार्टिकल्चर में फूलों, फलों एवं सब्जियों का उत्पादन होता है। एपीकल्चर में जो होता है ये किससे संबंधित है? एपीकल्चर शहद उत्पादन और मधुमक्खी उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर जो है ये किससे संबंधित है? एपीकल्चर जो है ये शहद और मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एपीकल्चर जो है ये शहद और मधुमक्खी उत्पादन से संबंधित है। और फ्लोरिकल्चर जो है ये फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर में फूलों की कृषि से संबंधित है। फूल के संबंधित कृषि से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर जो है ये फूलों की कृषि से संबंधित है। आर्बेरिकल्चर जो है वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि से संबंधित है। आर्बेरिकल्चर ये वृक्षों एवं झाड़ियों से संबंधित कृषि से संबंधित है। आर्बेरिकल्चर वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि से संबंधित है। और मेरिकल्चर समुद्री जीवों का संवर्धन है। मैरीकल्चर जो है ये मैरीकल्चर जो है समुद्री जीवों का संवर्धन है। ऑलरीकल्चर जो है ये जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि है। ऑलरीकल्चर ये जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि है। ऑलिविकल्चर जो है ये जैतून की कृषि है। ऑलरीकल्चर एक होता है ऑलिविकल्चर जो होता है ये जैतून की कृषि से है। और ऑलरीकल्चर जो है ये जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि से संबंधित है। ऑलरीकल्चर और ऑलिविकल्चर जो है ये जैतून की कृषि से संबंधित है। तो ये कौन सा है? ऑलिविकल्चर। ऑलिविकल्चर जो है ये किससे संबंधित है? तो ये जैतून की कृषि से संबंधित है। और ऑलरीकल्चर जो है ये जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि से संबंधित है। मैरीकल्चर किससे संबंधित है? समुद्री जीवों का संवर्धन से। मैरीकल्चर किससे संबंधित है? तो समुद्री जीवों का संवर्धन से। आर्बेरिकल्चर किससे संबंधित है? वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि से संबंधित है। फूलों तो ये रिलेटेड वर्ड है। फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित है। एपीकल्चर जो है ये शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालन से संबंधित है। हार्टिकल्चर फूलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन है सेरीकल्चर में। पीसीकल्चर जो है मत्स्य पालन का अध्ययन है। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। और बीटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4 होता है समुद्री जल का पीएच मान। और शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 हो जाता है। और सिरका का जो होता है पीएच मान 2.4 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो 2.8 शराब का पीएच मान होता है। दूध का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 6.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है।
दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 दूध का पीएच मान होता है। लार का पीएच मान होता है तो ये 6.5 होता है लार का पीएच मान। लार का पीएच मान जो होता है वो 6.5 होता है। मूत्र का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2.2 होता है। नींबू का पीएच मान जो होता है 2.2 होता है नींबू का पीएच मान। कॉफ़ी का पीएच मान जो होता है 4.5 से 5.5 होता है। नींबू का पीएच मान 4.5 से 5.5 होता है नींबू का पीएच मान। नींबू का पीएच मान जो होता है 4.5 से 5.5 होता है। बियर का पीएच मान जो होता है 4 से 5 होता है बियर का पीएच मान। बियर का पीएच मान जो होता है 4 से 5 होता है। टमाटर जूस का पीएच मान जो होता है वो 4.5 से 5.5 होता है। टमाटर जूस का पीएच मान जो होता है वो 4.5 से 5.5 होता है। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 8.4 समुद्री जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सिरका का पीएच मान जो होता है वो 2.4 होता है। सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है और दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध में पूछेगा कि कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है तो इसका आंसर आप लिखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी दूध में पाया नहीं जाता है। दूध का प्रकृति क्या होता है तो इसका आप आंसर देंगे ये अम्लीय प्रकृति की होती है दूध। दूध एक अम्लीय प्रकृति की होती है क्योंकि 7 पर ये सामान्य न्यूट्रल होता है और 7 से कम होता है तो ये अम्लीय होता है। तो ये इसका पीएच मान 6.4 है, इसीलिए दूध एक अम्लीय प्रकृति की है। और 7 के आगे जो होता है 7 से 14 तक जो होता है ये क्षारीय प्रकृति की होता है। और लार का पीएच मान जो होता है 6.5। लार का पीएच मान को याद कैसे करेंगे? लार छप छप चूता है इसीलिए लार 6.5 6 और 5 छप 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 चूता है तो इसलिए लार का 6.5 होता है 6.5 होता है। मूत्र मूत्र जहाँ पेशाब होता है उसको कहते हैं मूत्र। मूत्र जो होता है छीछी तो ये 6 हो जाएगा। और रक्त जो होता है 7.4 होता है तो रक्त हमेशा 7-7 चलता है। हृदय में 7-7 चलता है तो 7 चलता है तो 4 चलता 4 7 चलता है 7-4। नींबू दो दो हाथ दोनों हाथ से हम निचोड़ते हैं तो 2 हाथ 2.2 कॉफ़ी 4.5 से 5.5। बियर जो होता है वो होता है 4 से 5। टमाटर जूस जो होता है 4.5 से 5.5 होता है टमाटर का जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैफीन कहाँ पाया जाता है? कैफीन कहाँ पाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी कॉफ़ी में पाया जाता है। कैफीन कहाँ पाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी कॉफ़ी में पाया जाता है। कैफीन कॉफ़ी में पाया जाता है। तंबाकू में जो पाया जाता है वो किस क्या चीज पाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा निकोटीन। तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। सिनकोना की छाल में पाया जाता है कुनैन। कुनैन से ही कुनैन सिनकोना की छाल में पाया जाता है कुनैन। कुनैन मलेरिया के इलाज में जो दवा बनता है वो कुनैन सिनकोना के छाल से ही बनता है। सिनकोना की छाल में जो पाया जाता है वो होता है कुनैन। और चाय में थीन पाया जाता है। चाय में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? और थीन पाया जाता है। चाय में थीन पाया जाता है। अफीम में क्या पाया जाता है? हेरोइन हेरोइन एफीन और मॉर्फिन ये कोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट बिलो में पाया जाता है एस्पिरिन। बिलो में जो पाया जाता है वो एस्पिरिन पाया जाता है। सर्पगंधा में पाया जाता है एंटीपायरेटिक्स। सर्पगंधा में पाया जाता है एंटीपायरेटिक्स पाया जाता है एंटीपायरेटिक्स एंटीपायरेटिक्स पाया जाता है सिरका में। कवक में पाया जाता है पेनिसिलिन। कवक में पाया जाता है क्या चीज़? कवक में पाया जाता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कवक में पाया जाता है पेनिसिलिन। और बेलाडोना में पाया जाता है
एट्रोपिन दर्द निवारक दवा है ये। बेलाडोना में पाया जाता है एट्रोपिन, बेलाडोना में पाया जाता है एट्रोपिन। और अकवन में पाया जाता है क्या चीज़, कोकीन पाया जाता है। अकवन में पाया जाता है ये कोकीन पाया जाता है। तो फिर से हम रिवीजन एक बार कर लेते हैं। कॉफीन कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉफ़ी में कॉफीन पाया जाता है। तंबाकू में पाया जाता है क्या चीज़, तो निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। सिनकोना की छाल में कुनेन पाया जाता है। और चाय में जो होता है वो थीन पाया जाता है। अफीम में हीरोइन, मॉर्फिन और कोडीन पाया जाता है। अफीम में हीरोइन, मॉर्फिन और कोडीन पाया जाता है। बिलो में एस्पेरिन पाया जाता है। और सर्पगंधा में जो पाया जाता है और एंटीपायरेटिक्स पाया जाता है सर्पगंधा में। सर्पगंधा में जो पाया जाता है और एंटीपायरेटिक्स पाया जाता है एंटीपायरेटिक्स पाया जाता है। बेलाडोना में पाया जाता है एट्रोपिन, बेलाडोना में पाया जाता है एट्रोपिन। और अकवन में पाया जाता है कोकीन, अकवन में पाया जाता है क्या चीज़, तो कोकीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप चश्मा में लेंस, धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच। इसका आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच। फ्लिंट कांच का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैमरा, दूरबीन और लेंस में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। फ्लिंट कांच का प्रयोग जो होता है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, कैमरा, दूरबीन और लेंस में किया जाता है। और पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला के उपकरण में किया जाता है। पौ से प्रयोगशाला और पौ से पायरेक्स, तो इससे आप रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। पायरेक्स कांच का जो प्रयोग होता है वो प्रयोगशाला प्रयोगशाला में किया जाता है। पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। और सोडा कांच का प्रयोग जो होता है वो ट्यूबलाइट बोतल बनाने में किया जाता है। सोडा कांच का जो सोडा पिया भी जाता है ना, तो वो पिया जाता है किसी कांच के बर्तन में। सोडा और ट्यूबलाइट जैसा ही होता है, वो गोल बेलनाकार आकार का, तो इसीलिए आप इससे रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। सोडा कांच का जो प्रयोग किया जाता है वो ट्यूबलाइट और बोतल में किया जाता है। सोडा कांच का जो प्रयोग होता है वो ट्यूबलाइट और बोतल में प्रयोग होता है। क्राउन कांच का प्रयोग होता है विद्युत बल्ब बनाने में होता है। क्राउन कांच क्राउन कांच का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है, तो बल्ब ये विद्युत बल्ब में होता है। क्राउन कांच का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है, ये विद्युत बल्ब बनाने में होता है। क्रूक्स कांच का जो प्रयोग होता है वो धूप चश्मा के लेंस में होता है। क्रूक्स कांच का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है, धूप चश्मा के लेंस में होता है। और पोटास कांच का प्रयोग होता है कांच के बर्तन बनाने में। पोटास कांच का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है, तो ये कांच के बर्तन बनाने में होता है। पोटास कांच का प्रयोग जो होता है वो कांच के बर्तन बर्तन बनाने में होता है। पोटास कांच का प्रयोग होता है कांच के बर्तन बनाने में। मृदु कांच का जो प्रयोग होता है परख नली बनाने में होता है। मृदु कांच का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है, मृदु कांच का प्रयोग होता है परख नली में होता है। मृदु कांच का प्रयोग किस में होता है, परख नली में होता है। फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हैं। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच। इसका आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच। फ्लिंट कांच का प्रयोग कैमरा, दूरबीन और लेंस में होता है। फ्लिंट कांच का प्रयोग कैमरा, दूरबीन और लेंस में होता है। पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला के उपकरण में होता है। प्रयोगशाला के उपकरण में पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है। सोडा कांच का प्रयोग ट्यूबलाइट बोतल बनाने में होता है। सोडा कांच का प्रयोग ट्यूबलाइट और बोतल बनाने में होता है। और क्राउन कांच का प्रयोग विद्युत बल्ब बनाने में होता है। और क्रूक्स कांच का प्रयोग जो होता है वो धूप चश्मे में होता है। क्रूक्स कांच का प्रयोग धूप चश्मे में होता है। धूप चश्मे में होता है क्रूक्स कांच का प्रयोग। पोटास कांच का प्रयोग होता है कांच के बर्तन बनाने में। पोटास कांच का प्रयोग होता है वो कांच के बर्तन बनाने में होता है। और मृदु कांच का प्रयोग जो होता है वो परख नली बनाने में होता है। मृदु कांच का जो प्रयोग होता है वो परख नली बनाने में होता है।
किस बनाने में? परख नली बनाने में होता है मृदु कांच का प्रयोग। मृदु कांच का प्रयोग होता है वो परख नली बनाने में होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप इसे इस चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।